हेलो गाइस, वेलकम हो आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। मैं हूं आपका रंजीत कुशवाहा और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो सीखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, उनको न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को भी कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को भी कर रहे हैं। और ये हमारा न्यूमेरिकल का आज थर्ड पार्ट होगा और इसमें हम लोग सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। हालांकि कूलम्ब्स लॉ पर हम लोग कुछ पहले भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसकी तुलना में इसमें क्या डिफरेंस होगा कि हम लोग यहाँ पर आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो भी कूलम्ब्स लॉ पे आधारित होगा, कूलम्ब्स लॉ को ही यूज करके बनाएंगे। बट हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे 3 चार्जेस सिस्टम, 4 चार्जेस सिस्टम या 5 चार्जेस सिस्टम के बीच फोर्स को कैलकुलेट करना। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या सिखाया कि अगर सिंगल चार्ज पर किसी सिंगल चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा हो तो उस फोर्स को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको हमने निकालना सीखा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक गिवन चार्ज पर 2 चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा हो, 3 चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा हो, 4 चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा हो और तब उस पर नेट फोर्स निकालना हो। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसका जिक्र हमने पिछले क्लासेस में भी किया था। आपको हमने उसकी थ्योरी या बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया था कि अगर किसी गिवन चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर फोर्स लग रहा हो तो उस गिवन चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है या जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह सिंगल या इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। That मीन्स कि हम लोग अगर किसी गिवन चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम लोग उस फोर्स का वेक्टर सम करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वेक्टर के एडिशन मेथड का जरूरत पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि वेक्टर का एडिशन मेथड क्या कहता है और कौन से फॉर्मूला का यूज हम लोग वहां पर करके इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि 2 वेक्टर है, एक ये वेक्टर है A और एक दूसरा वेक्टर है B। ऐसे ये वेक्टर B हो गया और ये वेक्टर A हो गया और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है। तो आपको वेक्टर में याद होगा कि हम लोग इसके लिए क्या करते थे कि एक पैरेललोग्राम हम लोग कंप्लीट करते थे। जैसे A के पैरेलल हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, फिर B के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार से हम लोग एक रिजल्टेंट वेक्टर के लिए यहाँ से यहाँ तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और यही वेक्टर जो होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। A और B का रिजल्टेंट वेक्टर R से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर A और B गिवन वेक्टर है तो R जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसका मान आता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, जहाँ where थीटा be the angle between A एंड B। जहां थीटा क्या है तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग A और B का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है R, उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर R का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर R यानी रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है देन डायरेक्शन ऑफ R के लिए हम लोग लिखेंगे tan अल्फा, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा एंगल है तो डायरेक्शन के लिए कभी भी हम लोग tan का उपयोग करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर tan का उपयोग करेंगे तो tan इज इक्वल टू ये हमारा मान आ जाता है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इससे हमारा डायरेक्शन निकल जाता है। यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा मीन्स एंगल हो गया R का, कि वो R जो है रिजल्टेंट वेक्टर है वो A के साथ कितना एंगल बना रहा है और दैट एंगल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, वेक्टर R।
तो इससे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी सदिश आर की हम लोग दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, और उसमें जो होगा थीटा के अलग अलग मान हो सकते हैं, यानी जो दो वेक्टर हम ए और बी ले रहे हैं उनके बीच जो हम लोग एंगल ले रहे हैं थीटा, वो थीटा के अलग अलग मान हो सकते हैं। वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर 0 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। थीटा के जगह पर 90 डिग्री भी हो सकता है। दैट मीन्स कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होंगे। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है। ऐसा होने पर दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अलग अलग एंगल हो सकता है, और इसी मेथड का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का हम लोग न्यूमेरिकल सेशन शुरू करते हैं। हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन +10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इन द गिवन फिगर। जैसे गिवन फिगर है, इसमें क्या है कि 3 चार्जेस दिए गए हैं, एक 6 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, एक +10 माइक्रोकूलम और एक -8 माइक्रोकूलम। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहां से इस फिगर में ये जो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस चार्ज पर इन दोनों चार्जेस के कारण नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब यहां पर 2 चार्ज के कारण किसी तीसरे चार्ज पर फोर्स निकालना है। यहां से इस चार्ज के लिए डिस्टेंस 0.3 मीटर है और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस 0.2 मीटर है। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें, यहां पर 6 माइक्रोकूलम प्लस में है और ये 8 माइक्रोकूलम माइनस में है, ये नेगेटिव चार्ज है, और जिस 10 माइक्रोकूलम पर जहां पे फोर्स निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको यहां पर सुपरपोजिशन लॉ को हम यहां यूज करेंगे। तो सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार अगर किसी गिवन चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस के कारण नेट फोर्स निकालना है, तो हम लोग अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स को निकाल करके उसका वेक्टर सम करते हैं। तो वही चीज हम करेंगे यहां पर भी। हम लोग पहले इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, और फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण निकालते हैं। तो +6 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण अगर हम यहाँ फोर्स निकालते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है ना। तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो अगर 6 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो निश्चित रूप से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। दैट मीन्स कि अगर हम उसको दिखाएं, यहाँ पर ये हमारा 10 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, बाहर की तरफ। और इस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं F1, जो कि 6 माइक्रोकूलम से 10 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगाया जाएगा। इस F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज +10 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज +6 माइक्रोकूलम इज गिवन बाय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी यहाँ निकालेंगे। तो F1 का मैग्नीट्यूड, तो अब F1 का मैग्नीट्यूड, तो इसके कारण उस पर लगने वाला फोर्स, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो गई 6 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 6 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू हो गई 10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स कि 10 × 10⁻⁻6। अब यहाँ हम लोग 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो माइक्रोकूलम है। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 6 माइक्रोकूलम है, इसलिए 6 × 10⁻⁻6। तो इसलिए हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर अपॉन डिस्टेंस है हमारा 0.3, तो 0.3 का फिर हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये न्यूटन में जो होगा हमारा फोर्स निकलेगा। थोड़ा इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9 × 6, हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं, 9 × 6 इंटू ये हो गया 10⁻9 और ये प्लस इंटू 10, तो ये मिलकर हो जाएगा 10⁻10, और ये 10⁻6 और 10⁻, ये 10⁻10 और ये 10⁻12, और ये हमारा हो जाएगा 0.09। इसका स्क्वायर कर लेंगे न्यूटन में। तो 9 × 6 इंटू ये हो गया 10⁻2 माइनस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻2, इसको भी नीचे वाले को। तो ये वाला टर्म तो कट गया, 9 से 9 कट गया, ये हमारा हो गया 6 न्यूटन।
तो ऐसे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यानी F1 का मैग्नीट्यूड हो गया 6 न्यूटन। नाउ अब हम लोग इसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि -8 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसके कारण जो उस पर फोर्स लगेगा, ये एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और जब भी ऐसा हो कि अनलाइक चार्जेज हो, तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर ऐसा हो तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवार्ड्स निगेटिव चार्ज, यानी इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए इस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया नीचे की तरफ, इसको लिखेंगे हम लोग F2, कंसिडर कर लेते हैं कि F2 है। ठीक है, तो अब F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इसके कारण जो 10 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे कि हमने इसको निकाला वैसे ही हम उसको भी निकालते हैं। तो यहां पर हम उसको सॉल्व करते हैं। अगेन फोर्स, हम इसको डायरेक्ट F2 करके लिख लेते हैं, बाकी चीज तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं ऐसे। तो F2 इज इक्वल टू, फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड -8 है, लेकिन कभी भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने माइनस का यूज नहीं करते, माइनस प्लस का हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे उसका। तो 8 × 10⁻⁻6, फिर ये 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस हो गया 0.2 का स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन। फिर इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 × 8, फिर इसको भी वैसे ही लिखते हैं 9 और ये 10 मिल करके 10⁻10 हो गया, और -6 और -6 मिल करके -12 हो गया, और ये हो गया 0.04 न्यूटन। इसको लिखे हम तो 9 × 8 × 10⁻², और इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। तो ये वाला कट गया, 4 2 जा 8, और ये हो गया 18 न्यूटन। डेट मीन्स कि F1 की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन और F2 की वैल्यू आ गई 18 न्यूटन। तो ये इस पर इतना का फोर्स लगा करके इधर की तरफ पुश कर रहा है, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसके कारण एक फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पर इसके कारण एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए, अब F1 और F2 के बीच एंगल क्या है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि F1 ऐसे है और F2 ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अब दो वेक्टर हो गए, एक हो गया वेक्टर F1 और दूसरा वेक्टर हो गया F2, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए F के लिए हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज याद रखना है कि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 6 न्यूटन हमारा F1 का वैल्यू आया है, इसको याद रखेंगे। तो नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की जगह पर यह एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जैसे अभी हम लोग आपको वेक्टर के जो बताया उसी के आधार पर हम इसको लिख रहे हैं। वहां पर A और B का हमने यूज किया था, यहाँ पर हम F1 F2 का यूज कर रहे हैं। A की जगह पर F1, B की जगह पर F2। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0, तो ये पूरा जो हो गया वो टर्म 0 हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ बच जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। F1 के जगह पर 6 न्यूटन तो 6 का स्क्वायर, और F2 की जगह पर 18 न्यूटन तो 18 का स्क्वायर। अब इसको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 और ये 324 आएगा, और इसको आप सॉल्व करके ऐड करके और इसको रूट कर लेंगे, तो इसमें हमारा F का मान, रिजल्टेंट फोर्स का मान निकल जाएगा। ये आप स्वयं कर सकते हैं, घर पे इसको ऐड, इसको स्क्वायर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, फिर रूट कर लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा
कि यहाँ पर किसी एक गिवन चार्ज पर दो चार्जेस के कारण हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और उसके लिए हम लोग वेक्टर मेथड का हमने यूज किया। यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल था, तो हम लोग 90 डिग्री का एंगल था तो हम लोग इस मेथड का यूज करके ऐसा हम इसको सॉल्व कर लिए। दूसरा कोई भी एंगल होता तो फिर यहाँ पर हम लोग 90 या पर 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री, 30 डिग्री होता तो 30 डिग्री, जिस तरह का भी एंगल होता हम लोग उसको रख करके निकाल लेते। तो ये तो हो गया कि 3 चार्जेस यहाँ पर है, 4 चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, 5 चार्ज भी हो सकता है। तो वैसे इसी मेथड के अनुसार हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि 4 चार्जेस या 5 चार्जेस के सिस्टम में कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to given QB, QC, Q and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग हो गया, और वर्ग में एक चीज होता है कि उसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी सभी उसके साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ऐसे ही बनाते हैं, और ये हमारा हो गया स्क्वायर ऐसे, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसका हम नाम देते हैं यहाँ पर A, इसका B, ये हो गया C और ये D। अब इस पे चार्ज जो गिवन है उस चार्ज को हम रखते हैं QA। यहाँ पर चार्ज जो है वो +2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे है -5 माइक्रोकुलम। C पे जो चार्ज है वो भी है +2 माइक्रोकुलम, और D पे भी जो चार्ज है वो भी है -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। नाउ कह रहा है कि हमको फोर्स निकालना है 1 माइक्रोकुलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा गया है। तो सेंटर को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं। इसका एक डायगोनल ऐसे और दूसरा डायगोनल हमारा, सॉरी थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ये दूसरा डायगोनल हमारा। तो ये जहां क्रॉस करेंगे वहां पे सेंटर हो जाएगा, और इस सेंटर को हम लोग वैल्यू मान लेते हैं, इसका सेंटर का हम नाम देते हैं O, और या P कर देते हैं, सॉरी O ही लेते हैं चलिए। और ये हो गया हमारा पे +1 माइक्रोकुलम, यहाँ पे चार्ज हो गया +1 माइक्रोकुलम। अब हमको यहाँ पर +1 माइक्रोकुलम चार्ज पर इन सभी चार्जेस के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब +1 माइक्रोकुलम चार्ज पर सभी के कारण निकालना है। जैसे मान लेते अगर A के कारण यहाँ निकालना है तो हम डिस्टेंस A से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस होगा हमारा। उसी प्रकार से B से निकालना है तो हमारा B से O तक का डिस्टेंस लेंगे, C से निकालना है तो C से O तक का डिस्टेंस लेंगे, और D से निकालना है तो D से O तक का डिस्टेंस लेंगे। अब चूंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसके जो डायगोनल होंगे वो भी इक्वल होंगे, पहली चीज। और जब डायगोनल अगर इसके इक्वल होंगे तो फिर उसका जो हाफ पार्ट होगा, क्योंकि ये डायगोनल का ये जो सेंटर हो गया वो इसको, इस पूरे डायगोनल को 2 भाग में बांटता है, और इस डायगोनल को भी 2 भाग में बांटता है। तो इस तरह से 2 भाग में बांटता है, तो ये वाले पार्ट भी सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जितना पार्ट ये होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, और उतना ही ये भी होगा। तो सभी डिस्टेंस जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हमको क्या करना है कि इसके कारण फोर्स निकालना है, उसके कारण। तो सुपरपोजिशन लॉ के हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करें तो A के कारण पहले फोर्स निकालेंगे, फिर B के कारण, फिर C के कारण, फिर D के कारण, और फिर सबका हम वेक्टर सम करेंगे। तो 4 वेक्टर का हम सम एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वेक्टर का सम अभी आपको ने जो बताया उसके अनुसार हम 2 वेक्टर का सम एक साथ करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपोजिट वेक्टर्स के कारण हम लोग निकालते हैं। जैसे A के कारण यहाँ फोर्स, फिर C के कारण फोर्स, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। फिर उसी प्रकार से B के कारण फोर्स, फिर D के कारण फोर्स, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। और तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, उन दोनों के फिर रिजल्टेंट को हम लोग उसका वेक्टर सम करेंगे, तो फाइनल हमारा फोर्स निकल जाएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ए के कारण यहाँ पर फोर्स निकालते हैं। तो ए के कारण जो हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के कारण जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा। तो रिपल्सिव होने के कारण ये इसको रिपल्स करेगा और इसलिए इसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, यानी एफ ओ ए, यानी ओ पर ए के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है। इसी प्रकार से अगर सी के कारण हम ओ पर फोर्स निकालते हैं, तो सी के कारण ओ पर फोर्स निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ रिपल्सन होगा और इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो फिर इसके बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड होगा। तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इसको लिखेंगे एफ ओ सी। एक और चीज देखिए, एक तो यहाँ पर कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और दूसरी चीज कि यहां पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहां पर भी है, और ये चार्ज तो दोनों के लिए सेम है। तो दैट मीन्स कि इस चार्ज के कारण यहां पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस चार्ज के कारण भी यहां पर लगेगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो इसलिए दोनों फोर्स अपोजिट है और इक्वल है, तो दैट मीन्स कि यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसलिए यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। किसके कारण? ए और सी के कारण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू फिगर, शॉर्ट में एटीएफ, तो हम वहां पर लिख सकते हैं कि एफ ओ सी इज इक्वल एंड अपोजिट एफ ओ ए। तो देयरफॉर दैट मीन्स वैसे लिख सकते हैं कि इसका जो वेक्टर सम होगा एफ सी और प्लस एफ ओ ए विल बी जीरो। तो इस प्रकार से इस फोर्स का और इस फोर्स का वेक्टर सम जीरो हो गया। तो इसके कारण तो अब यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों चार्ज के कारण। अब बाकी इन दो चार्ज के कारण हम फोर्सेज को देख लेते हैं। तो एक हो गया बी पर, तो बी के कारण जो फोर्स लगेगा, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, और अट्रैक्शन का जब भी फोर्स लगता है तो फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इसके कारण जब ओ पर फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और इसका मान हो जाएगा एफ ओ बी, यानी ओ पर बी के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है। फिर सिमिलरली यहां डी पर भी जो चार्ज है वो भी माइनस 5 माइक्रोकूलम है, तो इसके कारण भी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और फिर यहां पर भी जब अट्रैक्शन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे एफ ओ डी, यानी ओ पर डी के कारण लगने वाला फोर्स। तो फिर एक बार यहां पर देखेंगे आप, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया और फिर ये फोर्स भी इक्वल है। कैसे? तो जितना चार्ज यहां पर है उतना ही चार्ज यहां पर है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम है, और बीच वाला तो दोनों के लिए सेम है ही। तो इसलिए इसके कारण जितना यहाँ फोर्स लगेगा उतना ही इसके कारण भी यहाँ फोर्स लगेगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को फिर यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों चार्ज के कारण भी यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उस चीज को फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगेन एफ ओ बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट एफ ओ डी। That means एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इज इक्वल टू जीरो। दस, अब हम चारों को अगर हम सम करके लिखे तो जीरो लिख सकते हैं। दस, द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर of the square will be जीरो। तो वहां पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और दोनों जगह चार्ज सेम अमाउंट में हो, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट फोर्स हमारा जीरो निकलता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहां पर जैसे निगेटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, तब तो फिर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स हो जाएंगे,
क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो उसका डायरेक्शन तो ऐसे होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन जो इधर की तरफ हम दिखा रहे हैं वो इधर की तरफ ना होकर के इधर की तरफ होगा, तब तो फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो फिर वहां पर रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो नहीं मिलेगा, बल्कि हमको फिर दो अलग अलग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल करके फिर उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमको निकालना होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ उसी तरह का ही है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइंट चार्जेस हैविंग वैल्यूज प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, प्लस 0.2 माइक्रोकूलम, माइनस 0.3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.2 माइक्रोकूलम are placed at the corners A, B, C and D respectively of a square of side 1 मीटर। यानी यहां पर भी क्या है कि 1 मीटर साइड का एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पे इस स्क्वायर में हम लोग साइड जो कॉर्नर्स है उस कॉर्नर पर हम लोग पहले चार्ज को दिखाएंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं A, इस कॉर्नर का नाम B, यहाँ पे इस कॉर्नर का नाम C और इस कॉर्नर का नाम D। यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है एक कॉर्नर पे वो है प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, B पे जो चार्ज दिया गया वो है प्लस 0.2 माइक्रोकूलम, C पे है माइनस 0.2 माइक्रोकूलम और D पे है माइनस 0.2 माइक्रोकूलम, सॉरी यहाँ माइनस 0.3 माइक्रोकूलम और ये माइनस 0.2, 1 2 3 फिर 2। ठीक है, तो ऐसे चार कॉर्नर पे ये चार चार्जेस दिए गए हैं। क्वेश्चन में निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ +1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर +1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा गया है, जहां पर हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है सभी चार्जेस के कारण। और ये जो स्क्वायर है उसका साइड 1 मीटर है, तो इसलिए सभी 1 मीटर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा। हम डायगोनल ड्रॉ करके और सेंटर निकालते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर, इसका नाम देते हैं O, और ये +1 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कहीं फोर्स जीरो तो नहीं हो रहा है। तो जीरो को हम पता करने के लिए क्या करेंगे कि ऑपोजिट वाले चार्ज को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 0.1 है और ये 0.3 है, तो डेट मीन्स कि इसके कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में है 0.2 और ये भी 0.2, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ये जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इस कारण यहाँ पर जो फोर्स होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, बल्कि एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अंदर की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, और सॉरी, और ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, सॉरी अंदर नहीं बल्कि इधर की तरफ होगा। रिपल्सिव होगा तो इधर की तरफ, और इसके कारण जो फोर्स है वो भी इधर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, और इन दो चार्जेस के कारण भी यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं है। डेट मीन्स कि वहां पर जीरो फोर्स नहीं आएगा। डेट मीन्स कि हमको वहां पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कि हम इन जो चार कॉर्नर्स पे जो चार्ज दिए गए तो चारों कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस हमको निकालना होगा। हालांकि सभी डिस्टेंस इक्वल होंगे, लेकिन डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस स्क्वायर का ये वाला पार्ट को यूज करते हैं, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं ADC का। तो यहाँ पर हम लोग यूज करें ADC में, हम लोग नीचे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। तो ADC में देखिए ये परपेंडिकुलर इसको बेस, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया तो हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग AC का मान निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा AD का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा DC का स्क्वायर। तो AD का जो वैल्यू 1 है तो 1 और +1, डेट मीन्स की अंडर रूट 2।
2, तो ये पूरा जो वैल्यू हो गया √2 हो गया। तो ये पूरा वैल्यू √2 होगा, तो इसका जो हाफ होगा यानी √2/2, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा AO का। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सो AO इज इक्वल टू AC/2। तो AC का वैल्यू √2/2, तो √2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 मीटर। तो ये 1/√2 हो गया, तो इसलिए सभी जो होंगे वो 1/√2 होंगे, सभी 1/2, क्योंकि सभी डायगोनल सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम है, क्योंकि सेंटर पे आइए तो सेंटर पे तो सबका डिस्टेंस कॉर्नर का सेम होगा, इसलिए सबका मान 1/√2 होगा। तो एक चीज हमारा यहाँ से कंफर्म हो गया, 1/√2 मीटर का ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, नाउ अब हम फोर्स निकालते हैं। तो हम लोग अपोजिट चार्जेस कर, अपोजिट दो चार्जेस के कारण हम यहाँ पर पहले फोर्स निकालते हैं, एक इसके कारण और फिर एक इसके कारण। अपोजिट चार्जेस के कारण पहले फोर्स निकालते हैं, ठीक है, और तब हम उसको एक अलग अलग वेक्टर हम कंसीडर करते जाएंगे। तो हम पहले इसके कारण यहाँ फोर्स निकालते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और उसको हम लोग मान लेते हैं FA। ए के कारण यहाँ फोर्स निकल रहा है, इसलिए FA। ठीक है, और फिर देखिए C के कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव जब होता है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो टुवार्ड्स निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो FC, वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग FA और FC का पहले मान निकालते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन में FA, तो FA का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। तो FA का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 के जगह पर 0.1 × 10⁻⁻6 Q2 उसके जगह पर 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। तो R के जगह पर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये न्यूटन में हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग O to C। ठीक है, तो ऐसे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 9 × 2 तो 18 हो जाएगा, और इंटू 0.1 इंटू, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 और ये हो गया 12, तो -12 में से 9 निकल गया, तो 10⁻³ न्यूटन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 18 × 10⁻⁻4 न्यूटन, क्योंकि ये 0.1 है, इसको लिख सकते हैं ना 10⁻⁻1, तो -1 और ये माइनस से मिल करके -4 हो गया, तो ये हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, अलोंग O to C, O से C के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम लोग FC का मान निकालें, FC का मैग्नीट्यूड, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 9 × 10⁹, फिर उसके बाद से 1 माइक्रोकूलम का, या वो 0.3 × 10⁻⁻6, फिर 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस, फिर हमारा वही होगा 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन में। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फिर 2√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको फिर लिख लेंगे 18 × 0.3 और इंटू 10⁻, फिर ये 12 में से 9 निकल गया, तो -3 न्यूटन। फिर इसको हम लिख सकते हैं 18 × 3 × 10⁻⁻4 न्यूटन, तो यानी 54 × 10⁻⁻4 न्यूटन, और इसका भी जो डायरेक्शन होगा अलोंग O to C। अब देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड फोर्स का अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को ऐड करके एक वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो नाउ लेट हम ये कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं। F1 = FA + FC। ठीक है, तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, F1 का मैग्नीट्यूड वो FA का मैग्नीट्यूड और प्लस FC का मैग्नीट्यूड, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 18 और प्लस 54, ये हो जाएगा 72 × 10⁻⁻4 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा अलोंग O to C। तो अब यहाँ पर O पॉइंट पर हमको
ए और सी के कारण रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल गया, जिसका डायरेक्शन O2C ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, सेम हम बी और डी के कारण ऊपर फोर्स निकालेंगे और उसको भी हम लोग एक वेक्टर F2 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर हम लोग FB और FD का मान निकालते हैं। अगेन FB और FD, ये हम इसको रहने देते हैं, ये लास्ट वाला, ताकि इससे हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सके। नाउ अगेन FB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने के कारण इसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फिर यहाँ पर बाहर की तरफ होगा और इसका डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, इसलिए इसका भी डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे FD। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये FB और FD दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया। तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं FB का, फिर हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 9 × 10⁹ वो वाला चार्ज हो गया 0.2 × 10⁻⁻6 और 1 माइक्रोकूलम के लिए 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस हमारा हो गया 1/√2 का स्क्वायर न्यूटन। ये फिर 2 हो जाएगा, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 × 0.2 × 10⁻³ न्यूटन, दैट मीन्स कि 18 × 2 × 10⁻⁴ न्यूटन, दैट मीन्स 36 × 10⁻⁴ न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग O to D, O से D की ओर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम D के FD का भी मान निकाल सकते हैं। सिमिलरली FD, तो FD का भी मान देखिएगा, तो यहाँ पर जितना चार्ज यहाँ पर है 0.2 उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी है, तो इसलिए इसके कारण यहाँ पर जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स इसके कारण भी यहाँ पर लगेगा, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो FD को हमको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे 36 × 10⁻⁴ और इसका भी डायरेक्शन होगा वो अलोंग O to D। लेट, अब चूंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो इसको हम लोग F2 मान लेते हैं, तो F2 = हो जाएगा FB + FD, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं 36 और 36, तो ये भी हो जाएगा 72 × 10⁻⁴ और इसका भी डायरेक्शन होगा वो O to D। तो अब देखिए इस फोर्स को हमने कंसीडर कर लिया F1 और इस फोर्स को हमने कंसीडर कर लिया F2। तो अब हमारा जो दोनों चार्ज के कारण F1 और F2 हमारा यहाँ पर दो फोर्स हो गए। अब हमको बाकी फोर्स से मतलब नहीं है, सिर्फ F1 और F2 से मतलब है। F1 का मैग्नीट्यूड इतना है और F2 का मैग्नीट्यूड इतना है, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, सभी 90 डिग्री होते हैं। तो दो फोर्स हो गए, दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर हो गए F1 और F2 और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब उसका आसानी से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो नाउ रिजल्टेंट फोर्स एट O, नाउ इसको हम लोग रहने देते हैं। नाउ रिजल्टेंट फोर्स एट O is given by, तो F = √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि बाकी आगे वाली चीजें 90 डिग्री होने के कारण 0 हो जाती है, इसलिए सिर्फ F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का हम यूज करेंगे। और फिर यहाँ पर F1 और F2 दोनों की वैल्यू देखिए सेम है, तो दोनों की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लिखें तो 72 × 10⁻⁴ का स्क्वायर और प्लस फिर ये हो जाएगा 72 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 72 × 10⁻⁴ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी हो जाएगा 72 × 10⁻⁴ × √2 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमारा फोर्स आएगा। अब √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 × 1.414 × 10⁻⁴ न्यूटन, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो हम लोग दो अलग अलग दो चार्जेस, जो अपोजिट चार्जेस जो उसके कारण पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर फिर इस दो अपोजिट चार्जेस का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर ये जो दो रिजल्टेंट आए फिर इसका वेक्टर सम करके हम फाइनल रिजल्टेंट फोर्स वो पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा मेथड होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं कि कैसे हम लोग सुपरपोजिशन लॉ में कैसे वेक्टर का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करते हैं। ये चीज हमको इससे सीखने के लिए मिलता है। तो जरूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिए, बनाइए बार बार, ताकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो हमारा न्यूमेरिकल का सेशन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप समझना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, मैं ज़रूर उसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कोई भी वीडियो से संबंधित और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट्स में लिख करके बताएं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।